वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिटी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th का आखिरी चैप्टर हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 10 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे जो हमें आगे पढ़ना है क्लास 8th की हिस्ट्री, जहां पे हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे कैसे आ गए। तो यहां पे हम देखेंगे क्या ऐसा हुआ था कि ब्रिटिशर्स को यहाँ पे आने के लिए एक चांस मिल गया था। इन्होंने क्या देखा था यहाँ पे कि जब भी किसी कौम में जब निफाक पैदा होता है, जब आपस में लड़ाई पैदा होता है, तो कोई ना कोई वहां पे आ जाता है, बीच में आ जाता है और अपना इन्फ्लुएंस जो है वो जमाता है और उस कौम पे अपना राज कर लेता है। तो कुछ ऐसा ही सिनेरियो इस हिंदुस्तान में भी हुआ था और जिसकी वजह से यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए थे और ब्रिटिशर्स ने एक कंपनी के नाते, जो हम आगे क्लास 8th की हिस्ट्री में पढ़ेंगे, एक कंपनी बनाई थी। और उस कंपनी जो उन्होंने बनाई थी यहाँ पे, जो कंपनी यहाँ पे बनाई थी, उसी के इर्द गिर्द फोर्टिफिकेशन की है। और फिर बैटल्स यहाँ पे स्टार्ट हुए, बैटल ऑफ प्लेसी स्टार्ट हुए, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर भी यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। हो या आप आगे देखेंगे। तो इससे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे ऐसा सिनेरियो क्या था, यानी कि क्या ऐसा हुआ था यहाँ पे। तो जो वो लोग यहाँ पे आएंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको याद होगा, पहले जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे दिल्ली सुल्तान के बाद जब इब्राहिम लोधी के बाद यहाँ पे आए थे मुगल्स, जहां पर बाबर ने अपना राज जमाया था, ठीक है ना। तो फिर उन्हीं की हुकूमत 15th सेंचुरी में चलती गई और फिर आया था औरंगजेब। औरंगजेब के बाद भी तो रूलर्स आए थे जो हम आगे पढ़ेंगे। तो लेकिन उन्हीं की कहानी हम आज पढ़ने जा रहे हैं। 18th सेंचुरी में सिनेरियो क्या था, 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन, यही सिनेरियो आज हमने पढ़ना है। पहले हम देखेंगे कि जो बाउंड्रीज ऑफ मुगल्स हैं 18th सेंचुरी में क्या हुआ था। 18th सेंचुरी में क्यों यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए, क्यों उन्होंने अपना रोल जो है वो जमाया, क्यों उन्होंने डॉक्टर ऑफ लेप्स यहाँ पे जमाया, क्यों सस्टेनरी अलायंस यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया, क्यों उन्होंने रौलाट एक्ट यहाँ पे बनाया, क्यों उन्होंने जो अमृतसर पे जो फायरिंग स्टार्ट की है, क्यों जलियांवाला बाग हुआ, क्यों 1857 में यहाँ पे रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। ये सारा कुछ जो है 8th में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम देखेंगे कि सिनेरियो क्या था। जब जो हमने देखा था दिल्ली सुल्तान की, जब इब्राहिम लोधी अपने नोबल्स के साथ अच्छा नहीं था, तब तो सिनेरियो ऐसा बनाया था। दौलत खान ने किसको लाया था, बाबर को। तो यहां से कुछ ऐसा सिनेरियो हुआ था कि यहाँ पे कौन सी हुकूमत आई थी, मुगल की हुकूमत। अब मुगल्स में क्या ऐसा हुआ था कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे पड़े, ठीक है ना। तो क्या हुआ था, बाउंड्रीज ऑफ मुगल्स रेशियो पर यहाँ जो 18th सेंचुरी में जो मुगल्स की जो सल्तनत थी, मुगल्स के जो बाउंड्रीज थे, ये रिशेप हुए थे। क्यों रिशेप हुए थे, यहाँ पे हुआ था इमर्जेंस ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम। एंड 1765 में जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे, वो हम आगे देखेंगे, उनका आना यहाँ पे इंक्रीज हो गया था, ये भी एक रीजन था। लेकिन इनका बाउंड्री का रिशेप हम इस पोर्शन को अभी टच करेंगे, ठीक है ना। तो इमर्ज ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जो बाउंड्रीज थे मुगल्स के, ये रिशेप हुए थे। ये ऐसे नहीं रहे थे जैसे ये पहले थे। क्यों हुए थे, क्योंकि 1707 में जो औरंगजेब था, वो उसकी डेथ हुई थी। तो ये तो एक राजा था, लेकिन उसके बाद जो आए थे, ठीक है ना, वो उस हिसाब से रूल न कर पाए, ठीक है ना। और इसके अलावा 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये भी हुआ था, ये भी हम आगे बढ़ेंगे इसी चैप्टर में। द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड लेटर मुगल्स, ये हमारे टेक्स्ट बुक में एक हेडिंग दी हुई है कि क्या हुआ था लेटर मुगल्स के साथ,
इनकी जो अब जो मुगल्स आ रहे थे, औरंगजेब के बाद जो मुगल्स आए थे, उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ क्या हुआ, इसके अलावा क्या कहेंगे। एंड क्राइसिस, कौन से क्राइसिस हुए थे, क्यों यहाँ पे ईस्ट इंडियन कंपनी आई थी, क्यों यहाँ पे सेपरेशन मिली थी, क्यों यहाँ पे राजपूत जो है वो इंडिपेंडेंट हुए थे, क्या वजह हुआ था। देखो पहला जो था, औरंगजेब ने क्या किया था, लॉन्ग वॉर इन दक्कन, यानी कि वेस्ट साइड महाराष्ट्र साइड से इन्होंने क्या किया था, दक्कन साइड से इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी थी। और जब इन्होंने लड़ाई लड़ी थी दक्कन के साइड से, सिंपली बात है, जब हम किसी से लड़ाई मोल लेते हैं तो नुकसान तो दोनों का होता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या हुआ था, औरंगजेब को भी क्या हुआ था, बहुत सारे रिसोर्स जो है यहां पे लगे। तो इससे क्या हुआ, जो इसकी मिलिट्री थी वो कम हो गई, डिक्लाइन हो गई, इसकी फाइनेंशियल जो है स्थिति, फाइनेंशियल स्थिति वो कम हो गई। यानी कि इसके दो प्रभाव यहाँ पे पड़े, एक तो इसकी मिलिट्री जो है वो डिक्रीज हो गई और फाइनेंशियल जो है वो भी डिक्रीज हो गया। हाँ ठीक है ना, औरंगजेब ने लॉन्ग वॉर लड़ा था दक्कन में, रिसोर्स पे क्या प्रभाव पड़ा था, मिलिट्री उसकी डिक्रीज हो गई थी और फाइनेंशियल भी जो है वो भी डिक्रीज हुआ था। इसके अलावा ब्रेक डाउन ऑफ एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन था, किसका एडमिनिस्ट्रेशन, औरंगजेब का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो इस हिसाब से नहीं रहा था, वो इस हिसाब से नहीं रहा था। क्यों नहीं रहा था, पहली बात, जो मनसबदार थे, मनसब था इसके हाथ में नहीं रहे थे, वो अपने मन से जो है वो चला रहे थे, हुकूमत चला रहे थे, वो अपने मन से हुकूमत चला रहे थे। इसके अलावा जो सूबेदार थे, रेवेन्यू की बात करें या मिलिट्री देवानी या फौजदारी की बात करें, वो भी इनके हाथ में नहीं था। अब जो मुगल्स रूलर्स थे, अब जो औरंगजेब था, इसके हाथ में मनसबदार चल रही थी और वो भी आउट ऑफ कंट्रोल था। इसके अलावा जो सूबेदार यानी रेवेन्यू या मिलिट्री फौजदारी, वो भी जो सूबेदार के हाथ में था, वो भी अंडर द मुगल्स कंट्रोल उस हिसाब से नहीं चल रहा था जिस हिसाब से अगर आपको मिले तो आपने ये भी, मतलब जब मैंने आपको पढ़ाया था अकबर के बारे में, जब हमने बात की थी, अकबर एक ऐसा किंग था जिन्होंने नोबल्स के साथ अच्छा सलूक किया था, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, थर्ड पॉइंट, ये तो सेकंड पॉइंट हमारा हो गया। अब देखो रिबेलेंस ऑफ पीजेंट्स एंड जमींदार, इन्होंने रिबल करना स्टार्ट कर दिया और उनके साथ भी लड़ना स्टार्ट कर दिया, किनके साथ, पीजेंट्स और जिम्मेदार के साथ। और आपको मैंने इससे पहले भी बताया था कि ऐसा जो अकबर के टाइम नहीं था, ठीक है ना। तो टैक्सेशन इन्होंने बढ़ा दिए, क्यों बढ़ा दिए, सिंपल है, यहाँ पे रिसोर्स इसको जरूरत थी, यहाँ पे इसको मिलिट्री डिक्रीज हो रही थी, यहाँ पे फाइनेंशियल की डिक्रीज हो रही थी। जब फाइनेंशियल डिक्रीज होंगे, जब मिलिट्री डिक्रीज होंगी, जब रिसोर्स सारे जो रिसोर्स हैं वो लड़ाई में लगे इसने औरंगजेब ने, तो सिंपल इसको रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी। अब ये रिसोर्स कहां से लाएगा, ये टैक्सेशन जो है वो इंक्रीज करेगा। अब जो ये टैक्सेशन जो थी इसकी, वो इसने क्या किया, वो इसने इंक्रीज किया। अब लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो टैक्स है वो पे करना पड़ रहा था। और पावरफुल चीफ टैक्स कंसोलिडेशन ये भी हुआ था, यानी कि अब नोबल्स फाइट देमसेल्व्स, और नोबल्स जो है वो आपस में लड़ने लगे, नोबल्स जो है वो आपस में लड़ने लगे। एक्चुअली में अकबर के टाइम में क्या हुआ था, अकबर के टाइम में ऐसा नहीं हुआ था, जो नोबल्स थे वो आपस में नहीं लड़ रहे थे, बल्कि अकबर ने एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया था, अकबर ने एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया था कि वो नोबल्स के साथ अच्छा था। जब वो नोबल्स के साथ अच्छा था, इसको पता था मैं बाहर से आया हूं, मैं नोबल्स से क्यों लड़ूं, तो ये यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे नोबल्स आपस में लड़ने रहे, ऐसा सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हुआ था। अब जो ईरानियंस थे वो अलग हो गए थे, अब जो तुरानियंस थे वो अलग हुए थे। अब जो तुरानियंस और ईरानियंस हैं वो आपस में लड़ने लगे। अब जो लेटर मुगल्स आए, वो या तो पुपेट ऑफ ईरानी बन गए या पुपेट ऑफ तुरानी बन गए, या कभी कभार वो ईरानी के भी पुपेट बन गए और तुरानी के भी पुपेट बन गए, क्योंकि उनको ईरानी का भी मानना पड़ रहा था, उनको तुरानी का भी मानना पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पर ऐसा डिवीजन हुआ था नोबल्स के, क्योंकि ये औरंगजेब जो था वो संभाल ही नहीं पा रहा था, इसकी हुकूमत ऐसी ही थी, है ना, ठीक है ना।
अब जब ये पुपेटिस बन गए थे, यहाँ पे वर्स्ट ह्यूमिलेशन हुआ था। अब इस हिसाब से वो पुपेटिस बन रहे थे। अब इस हिसाब से क्या हो रहा था, इस हिसाब से यहाँ पे जो है ह्यूमिलेशन हो रहा था, यहाँ पे असैसिनेशन हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल फखरुद्दीन की बात करेंगे, 1713 से 90 तक उसने हुकूमत की है, इसको असैसिनेशन किया गया था। या आलमगीर सेकंड, इसको निकाल दिया गया था, ठीक है ना। 1754 से लेकर 59 तक, यहाँ तक तो ठीक है, ऐसा सेशन किया गया, बाहर निकाल दिया गया, तो सही है। लेकिन यहाँ पे देखो ब्लाइंड किया गया था किनको, इन मगर रूलर्स को। अहमद शाह की बात करें या शाह आलम सेकंड की बात करें, अहमद शाह जिन्होंने 1748 से लेकर 54 तक हुकूमत किया है, या 1759 से 1806 तक शाह आलम ने यहाँ पे हुकूमत किया, इन दोनों को ब्लाइंड किया गया था, इन दोनों को ब्लाइंड किया गया था। और ये भी देखो अब ऐसा कुछ सिनेरियो मिल रहा है, अब ब्लाइंड किया जा रहा है मगलस के किंग्स को, इनको असैसिनेट किया जा रहा है नोबल्स के द्वारा। अब देखो क्या सिनेरियो था, अब कौन सी लड़ाई चल रही थी, क्या मगलस किंगडम वो डिक्लाइन हुआ था। अब सिंपली जब ऐसी सिनेरियो होगा, जब हमारे घर में ही आपस में जोड़ नहीं होगा, तो तीसरा बंदा आएगा ही, हमारी बातें बताएगा एक दूसरे को, तो आपस में क्या हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। तो सिंपल सी ऐसा कुछ हुआ था, ये ऐसा सिनेरियो हुआ था। क्या सिनेरियो हुआ था, जब पॉलिटिकल अनस्टेबल थी, जो पॉलिटिकल उस हिसाब से नहीं थी, और इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे थे। तो आप पाकिस्तान की बात करो प्रेजेंट डे में, वहां पर पॉलिटिकल उस हिसाब उस लेवल से नहीं है। तो जब पॉलिटिकल उस लेवल से वहां पर नहीं है, तो इकोनॉमिक क्राइसिस भी वहां पर बढ़ रही है, पॉवर्टी भी वहां पर बढ़ रही है। तो दैट मीन्स जिस कंट्री की, यहाँ पे ये भी पता चलता है, जिस कंट्री की पॉलिटी स्टेबिलिटी होगी, उस कंट्री की इकोनॉमी जो क्राइसिस होगी वो कम होगी। जो हम आगे भी पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी में भी यही चीजें होती हैं, जिसकी पुअर डेमोक्रेसी होगी, जिसकी मतलब डेवलप्ड डेमोक्रेसी होगी, इसमें उसको प्रॉब्लम फेस करना आसान हो जाता है। कोविड-19 द्वारा आप देखो इंडिया ने कैसे बैटल फाइट की है अगेंस्ट द कोविड-19, ठीक है ना। तो ऐसी हम बहुत सारी चीजों की बात हम पॉलिटी में करेंगे, ताकि आपको वहां पे समझ आ जाएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में जिसकी डेमोक्रेसी ठीक होगी, तो उस कंट्री को जो भी प्रॉब्लम फेस करने पड़ेगा वो आसानी से कर लेते हैं, ठीक है ना। अब जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी, यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ने लगे। अब इकोनॉमिक क्राइसिस जब बढ़ने लगे, तो यहाँ पे एक मौका मिला था नदीर शाह को, मैंने बताया था नदीर शाह को यहाँ पे एक मौका मिला, जो ईरानी रूलर था, इसने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल गई। क्या अपॉर्चुनिटी मिल गई, 1739 में प्लंडर दिल्ली, इन्होंने रेड किया दिल्ली पे, इन्होंने लूट मचाया दिल्ली को ये लूटने लगे, क्योंकि इनको इसको पता चल गया। अब जो औरंगजेब है वो तो कहाँ सो गया है, वो तो दक्कन की लड़ाई में सो गया है, वार के रिसोर्स वहीं पे खर्च कर रहा है, मिलिट्री कम हो रही है, फाइनेंस कम हो रही है। अब क्या इसको पता चला, इसको ये भी पता चला ये पीजेंट से लड़ाई लड़ रही है, यहाँ से टैक्सेशन इंक्रीज हो रहा है। यहाँ से तीसरी बात क्या पता चली, उसको ब्रेक डाउन ऑफ एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। अब मनसबदार उसके पास नहीं रहे, सूबेदार उसके पास नहीं रहे, यहाँ पे नोबल्स आपस में फाइट कर रहे हैं, ईरानी नोबल्स और तुरानी नोबल्स आपस में फाइट कर रहे हैं, एसोसिएशन हो रहे हैं, मगलस किंगडम्स को ब्लेंड किया जा रहा है। और इसी के द्वारा इसी टाइम पे 1739 में इसने रेड स्टार्ट कर दिया और फाइट, उन्होंने बैटल ऑफ करनाल जो है वो नदीर शाह मोहम्मद शाह रंगीला, इनके द्वारा जो मोहम्मद शाह रंगीला था ये मगर रूलर था, इनके द्वारा दोनों के बीच में लड़ाई हुई और फर्स्ट बैटल ऑफ करनाल हुई थी 1739 में। और 5 टाइम इसने रेड किए हैं शाह अहमद शाह अब्दाली, जो ठीक है ना। और जहां पे इन्होंने फिर 7 इयर्स, अब ये कहाँ का था, ठीक है ना, अफगान रूलर जिन्होंने 7 इयर्स कश्मीर में, जो आपको मैंने बताया था अहमद शाह अब्दाली, है ना, ठीक है ना। मोहम्मद अता खान की मैंने बात की थी, वहां पे जो पीसफुल रूलर था, अगर आपको याद होगा हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में हमने देखा था, तो जिनने फोर्टिफिकेशन की थी, है ना, कोहिमारा की। तो यहाँ पे देखो 67 इयर्स तक इन्होंने क्या किया, कश्मीर में रूल किया है, ठीक है ना। और मतलब गवर्नर यहाँ पे भेजे, खुद ने नहीं रूल किया था। 1748 से लेकर 61 तक इसने कितने रेड किए, 5 रेड्स किए। और फिर क्रूअलिटी रूल कश्मीर भी स्टार्ट हुआ था, और कुछ ऐसा सिनेरियो उस टाइम पे चल रहा था। इमर्ज ऑफ न्यू स्टेटस, अब जब ऐसा सिनेरियो चल रहा है,
जब ऐसा सिनेरियो चल रहा है, जब औरंगजेब को कंट्रोल ही नहीं है, जब यहाँ से लूट खसुल स्टार्ट हो रहा है, जब टैक्सेशन इंक्रीज हो रही है, जब नोबल्स के दरमियान लड़ाई स्टार्ट हो रही है, उसी असना में इमर्ज ऑफ न्यू स्टेटस यहाँ पे इमर्ज हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे न्यू स्टेटस। अब किसकी बात कर रहे हैं? देखो कुछ ओल्ड मगल्स के रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो बाद में भी मगल्स के रहते हैं तब तक जब तक ईस्ट इंडियन कंपनी आ रही है, यानी कि वो इन्हीं के द्वारा काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अवध है, फॉर एग्जाम्पल बंगाल है, फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद है। इन तीनों के मुतालिक हमने पढ़ना है इस चैप्टर में। ये तीनों जो हैं ये काम करते हैं अंडर द मगल्स। अगर हम इंडिपेंडेंट रूल की बात करेंगे, इंडिपेंडेंट किंगडम की बात करेंगे, राजपूत जो है वो इंडिपेंडेंट रूलर्स थे, या अंडर कंट्रोल ऑफ मराठास कुछ एरियाज ऐसे भी थे जो मराठा सिख जाट्स के क्या थे, कंट्रोल में थे, जो मराठा जाट्स और इसके कंट्रोल में थे, ठीक है ना, इसके कंट्रोल में थे। एक तो राजपूत के कंट्रोल में थे और पहले थे ओल्ड किंग्स, ठीक है ना, जो इन्हीं के कंट्रोल में थे, मुगल्स के किंगडम। दूसरे थे जो इंडिपेंडेंट राजपूत हुए थे, तीसरे कौन से थे? अंडर कंट्रोल ऑफ मराठा सिख जाट्स। अब हम क्या पढ़ेंगे? पहले हम अवध की बात करेंगे, बंगाल की बात करेंगे, हैदराबाद की बात करेंगे, इसके बाद हम आ जाएंगे इंडिपेंडेंट रूलर्स यानी कि राजपूत की बात करेंगे। राजपूत कौन लोग थे? वही थे जो कहते थे सर कटाएंगे लेकिन सर झुकाएंगे नहीं, ठीक है ना, सर कटाएंगे। और ये क्या कर रहे थे? अगर ये हारेंगे, ये हार को पसंद नहीं करते थे, ये खुद की जान को लेना पसंद करेंगे लेकिन किसी के सामने हारना पसंद नहीं करेंगे। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे मराठास, ठीक है ना, सिख्स, जाट्स। अगर आपने चलो वहीं पे कहानी बताऊंगा, मस्तानी की कहानी अगर आपने पढ़ी होगी, मूवी देखी होगी, तो ये समझना आपको आसान हो जाएगा मराठास की कहानी, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, आप हैदराबाद की बात करेंगे, अगर हम हैदराबाद की बात करेंगे, आप देखो हैदराबाद में क्या था, हैदराबाद में क्या सिनेरियो था। और अगर हम देखेंगे अवध में कौन था? सादत खान। अवध में कौन था? सादत खान। और बंगाल में कौन था? मुर्शिद कुली खान, ठीक है ना, बंगाल में कौन था? मुर्शिद अली खान। और अवध में कौन था? सादत खान। और जो बंगाल था, बंगाल में कौन था? बंगाल में था मुर्शिद कुली खान। देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, नाजमुल मलिक जो था फाउंडर ऑफ हैदराबाद, क्या था? फाउंडर ऑफ हैदराबाद। 1724 से लेकर 48 तक इसने रूल किया। ये पावरफुल मेंबर ऑफ कोर्ट का फारूक सियार, जो फारूक सियार यहाँ पे आपने देखा ना, फारूक सियार, इसका ये एक क्या था? मेंबर था। इसके क्या था? कोर्ट का मेंबर था, ठीक है ना, इसका मेंबर था। और इसके अलावा इसके पास क्या थे? इसके पास इसने पहले अवध इसके कंट्रोल में था, पहले इसके कंट्रोल में क्या था? अवध। फिर अवध से लेके ये कहां चला गया? दक्कन इसके कंट्रोल में आ गया, दक्कन इसके कंट्रोल में आ गया, ठीक है ना। इसके पास क्या थे? सेक्युलर सोल्जर्स इसके पास थे, सेक्युलर सोल्जर्स। और इसके पास एक पावरफुल एडमिनिस्ट्रेशन थी, ठीक है ना। इसके अलावा अपॉइंटेड मनसबदार्स एंड जागीरदार्स, इसने अपॉइंट किया था, मनसबदार्स को अपॉइंट किया था, जागीरदार्स को अपॉइंट किया था। इसके अलावा अगेंस्ट मराठास, और ये मराठास के अगेंस्ट लड़ता रहा। यही मराठा जो है, मराठास इसके भी दुश्मन थे, मराठास इनके भी दुश्मन थे, मराठास इससे भी लड़ रहे थे और इससे भी लड़ रहे थे, वो हम बात करेंगे आगे, ठीक है ना। और वेस्ट जो है ना इंडिपेंडेंटली, और इसके अलावा जो इंडिपेंडेंटली तुगलक वॉरियर्स थे, उनसे चीफ नायक उनसे भी लड़ रहा था, ठीक है ना। और इसके पास कम से कम जो 400 एलिफेंट्स थे, 1000 हॉर्समैन थे, और इन सबों को ये क्या कर रहा था? पे कर रहा था एटलीस्ट 100 ऐसे। तो ये था आज की कहानी, ये थी आज की कहानी इमर्जेंस ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम्स कैसे हुए और कैसे औरंगजेब की डेथ होने के बाद, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद जो सिनेरियो था मुगल किंगडम का, वो पूरा सा चेंज हो गया। क्यों? औरंगजेब जो लॉन्ग बैटल उसने लड़ी थी, जो इसकी मिलिट्री डिक्रीज हो गई थी, फाइनेंशियल डिक्रीज
इंक्रीज हो रहे थे, मनसबदार का पावर चला गया था, सूबेदार का पावर चला गया था, यहाँ पे रेबल स्टार्ट हुए थे, यहाँ पे जो फाइट स्टार्ट हुई थी ईरानी और तुरानी के जो नोबल्स थे, उन्होंने अपने आप में वो लड़ने लगे थे। और जब पॉलिटिकल अनस्टेबल हो गई, इकोनॉमिक क्राइसिस भी इंक्रीज हो गई, जब ऐसा कुछ हुआ दोनों देशों ने यहाँ पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया और फर्स्ट बदलाव करना हुआ। तो फिर अहमद शाह अब्दाली ने जो यहाँ पे 5 रेड्स किए और 7 ईयर्स तक इनने कश्मीर भी अपना हुक्म जमाया था, ठीक है ना, अफगान रूलर्स ने। तो यहाँ पे न्यू स्टेट्स जो हैं वो इमर्ज हो रहे हैं, और कुछ ऐसे भी थे जो अंडर द मुगल कंट्रोल में रहे, जैसे अवध थे, जैसे बंगाल थे, जैसे हैदराबाद थे। और फिर हम देखेंगे क्लास 8th में कैसे ये भी अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स आते हैं, कैसे ब्रिटिशर्स इनको अपने उसमें लपेट लेते हैं। और फिर इंडिपेंडेंट राजपूत भी कुछ रहते हैं, फिर मराठा, सिखस और जाट्स के भी कुछ कंट्रोल में रहते हैं। फिर हमने देखा कि हैदराबाद। अब हम बात करेंगे अगले लेक्चर में किसकी बात करेंगे, हम करेंगे बात कहाँ से बात करेंगे, फिर अवध की बात करेंगे, इसके बाद बंगाल की बात करेंगे, फिर राजपूत की बात करेंगे, मराठास की बात करेंगे और सिखस की बात करेंगे, फिर जाट्स की बात करेंगे। तो ये रहा इस पूरे चैप्टर का, ये पूरा चैप्टर का जो मैन था जो हमें पढ़ना है, तो वो मैंने आपको बता दिया। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, स्टडी प्लेटफॉर्म। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन का लेक्चर नंबर 2। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कैसे पॉलिटिकल सिनेरियो था, क्यों ईस्ट इंडियन कंपनी यहां पे आ सकती थी, जो कि हम क्लास 8th की हिस्ट्री में पढ़ेंगे, जहां पे हम देखेंगे ईस्ट इंडियन कंपनी यहां पे कैसे आई, किस बहाने से आई, और फिर कितने टाइम तक रूल किया, फिर कैसे वो यहां से चले गई। जिससे से पहले क्लास 6 की बात करेंगे। तो क्लास 6 अब तो फिर लेक्चर लेंथी बन जाता है। क्लास 6 से लेकर हमने देखे हुकूमतें आते रही, दौर आते रहे, और आफ्टर दैट वो दौर चला गया। अशोका का दौर आया था, मौर्यन किंगडम्स आए थे, वो दौर चला गया। पोस्ट मौर्यन का दौर आया था, वो दौर चला गया। फिर गुप्ता पीरियड आया था, वो हमने पढ़ा था क्लास 6 की हिस्ट्री में, वो दौर चला गया, है ना। यानी कि फिर हमने देखा था कि पोस्ट गुप्ता पीरियड के बाद, श्री गुप्ता के बाद, है ना, जब हमने इसके बाद देखा था, फिर हमने देखा कि यहाँ पे दिल्ली महमूद गोरी कैसे आया। महमूद गोरी ने तो हुकूमत नहीं की, लेकिन महमूद गोरी ने हुकूमत की। महमूद गजनी कैसा आया और कैसे इसने यहाँ पे रेड किया। फिर हमने महमूद गोरी की बात की थी, और वहां से स्टार्ट हो रही थी हमारे फिर स्लेव डायनास्टी। तो यानी कि दिल्ली सुल्तान के बाद फिर हमने देखा था कि कैसे ऑरिजिन हुआ था यहाँ पे मुगल्स का, और कितने टाइम तक यहाँ पे मुगल्स ने जो है अपनी हुकूमत जमाई। और अब हम देखते हैं कि डिक्लाइन क्यों हो गए मुगल्स। क्या ऐसी वजह रही कि मुगल्स जो है वो डिक्लाइन होने लगे। मैंने आपको बताया था वहां पे कि मनसबदार थे, यानी कि उन्होंने अब सूबेदारी अपने हाथ में ली थी। अब जो पीजेंट्स थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि जो औरंगजेब था, इसने दक्कन से लड़ाई स्टार्ट की थी, जहां पे बहुत सारे रिसोर्स की जरूरत उसको वहां पे पड़ी, बहुत सारी फौज की जरूरत पड़ी, बहुत सारे जो असबाब थे वहां पे जरूरत पड़ी, और इसने इनक्रीज टैक्स किया। और यहाँ से जो फार्मर उस प्रेजेंट्स थे उसके खिलाफ हुए थे, और यहाँ से इसके पास मनसबदारी, और जो मनसबदारी थी, सूबेदारी थी, वो भी उससे ले ली गई। तो उस एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप उस तरीके का नहीं था जिस तरीके का सेटअप शाहजहां के पास था, जिस तरीके का सेटअप अकबर के पास था, जिस तरीके का सेटअप बाबर के पास तो सम एक्सटेंड था, तो उस तरीके का उसके पास नहीं था। और हमने देखा था कि फिर इनके साथ क्या हुआ। अब जो मुगल्स आए थे वो पुपेट बन गए थे। किनकी पुपेट बन गए थे? वो इन्हीं नोबल्स की पुपेट बन गए थे, क्योंकि यहाँ पे नोबल्स का डिवीजन हुआ था। यहाँ पे नोबल्स आपस में लड़ने लगे, तुरानीज अलग लड़ने लगे,
ईरानी अलग अलग लड़ने लगे, और जो मुगल्स के लीडर्स, जो मुगल्स के रूलर्स आगे आए तो उनको ब्लाइंड किया गया, असोसिएशन फ्रॉम द थ्रोन, इनके उनको वहां से निकाल दिया गया, उन हुकूमत से उनसे छीन ली गई, ठीक है ना। तो वो भी कहीं कहीं पे हमें देखने को मिला। इसके बाद हमने देखा था नदीर, जो इसने यहाँ पे क्या किया, हमला किया, अहमद शाह अब्दाली, ठीक ना, 67 ईयर्स तक इसने रूल किया, अफगान रूल यहाँ पे कश्मीर में जमाया। तो ये सिनेरियो चल रहा था। फिर मैंने आपको बताया था इमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट्स, यानी कि कैसे इमर्ज हो गए थे, जहां पर हैदराबाद की बात हमने की थी उस लेक्चर में। तो मैंने आपको बताया कुछ ऐसे स्टेट्स थे जहां पे लिंक थी मुगल्स हुकूमत, अगरचे पूरी तरह से कहीं पे नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल कहीं कहीं पे क्या थी, थोड़ी थोड़ी सी हुकूमत थी, यानी कि लिंक थी, अभी तक भी उनका जो मैं कहूं तो निशान जाहिर थे। और कुछ ऐसे भी थे, हमने बात किए हैं, फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद की, अवध की, फॉर एग्जाम्पल बंगाल की, ये कुछ ऐसे स्टेट्स थे जिनके साथ लिंक थे अभी भी मुगल्स के। लेकिन हमने ऐसे भी स्टेट्स देखे, फॉर एग्जाम्पल राजपूत की, जो टोटली डिफर थे, टोटली इंडिपेंडेंट थे। और इसके अलावा कुछ एरियाज ऐसे भी थे जो मराठास के पास थे, जो सिखस के पास थे, और जो जाट्स के पास थी। और मैंने आपको बताया था हैदराबाद का सिनेरियो, क्या हैदराबाद में भी मराठास का लड़ाई चल रही थी। और ऐसे ही जो हमारे पास राजपूत हैं, यहां पर भी हम देखेंगे आगे मराठा से लड़ाई चलती रहती थी। तो ये सिनेरियो था उस टाइम। अब हम बात करेंगे अवध की, क्योंकि हमने पहले लेक्चर में, अगर आपको याद होगा, किसके बारे में पढ़ा था, हमने हैदराबाद के बारे में पढ़ा था। तो वो अवध की अगर हम बात करेंगे, बुरहानुल मलिक सादत खान, उसको सूबेदार बनाया गया था 1722 में। और यहाँ पे जो अवध थी, यहाँ की जो अलीवेल गंगा सॉइल, इसकी जिक्र हम क्लास 8 में भी करेंगे, अलीवेल गंगा सॉइल प्रेजेंट है। और इसके अलावा जो रूट था इंडिया, यानी कि बंगाल के साथ जो रूट था, वो भी जो था ना, यहीं से रूट जा रहा था। तो एक इंपॉर्टेंट इस हिसाब से भी ये बनता था। और अगर यहाँ पे इसने क्या किया था, इसने अपने जो टेरिटरी है वो मजबूत करने के लिए, अपने प्रोविंस को, अपने स्टेट को मजबूत करने के लिए इसने सूबेदारी सिस्टम अपने अंडर लिया था, कंबाइंड ऑफिस बनाए थे, सूबेदारी के, है ना, दीवानी राइट्स के और फौजदारी के, ठीक है ना। दैट मीन्स इसने जो यहाँ पर कंबाइंड ऑफिस बनाए थे सूबेदारी के, हाँ, पॉलिटिकल, और इसके अलावा जो दीवानी के, यानी फाइनेंशियल, ठीक है ना, फाइनेंशियल या फौजदारी के। इसके अलावा जो इसने नंबर ऑफ, इसको मतलब इस लिए कि वो अपना जो इन्फ्लुएंस था किसका, मुगल्स का, वो खत्म करे, इसलिए इसने नंबर ऑफ ऑफिस होल्डर्स, यानी कि जागीरदार को खुद ही अपॉइंट किया। इसने जो मुगल्स ने बनाए थे, इनको क्या किया, इनको खत्म किया, सीज्ड नंबर ऑफ राजपूत जिम्मेदार, और इसने नंबर ऑफ जो राजपूत जिम्मेदार थे इनको सीज किया था। तो ये थी अवध की कहानी। अवध में बुरहानुल मलिक सादत खान थे, सूबेदार थे 1722 में, और अलीवेल गंगा सॉइल यहाँ पर प्रेजेंट थे, और कंबाइंड ऑफिसर्स, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और जो फौजीदारी थी ये भी वहां पर प्रेजेंट थे। अब बंगाल की बात करें तो बंगाल में जो मुर्शिद कुली खान था, ये एक नायब था, ये तो सूबेदार कभी बना ही नहीं था, लेकिन इसने भी अपना जो यहाँ पे इंडिपेंडेंट उसने क्रिएट किया था खुद को मुगल से। इसने क्या किया, ट्रांसफर्ड मुगल मतलब जो जागीरदार जो मुगल्स ने अपॉइंट किए थे उनको उड़ीसा इसने ट्रांसफर किया। यानी कि दैट मींस ये सिनेरियो ये था, इनके बीच तो लिटिल बिट अभी भी मुगल्स थे। यहाँ पे मुगल्स की आपको दिख रहे हैं कि मुगल्स हैं, क्योंकि ये खुद को मुगल्स से क्या करने चाहते थे, अलग करने चाहते, लेकिन मुगल्स की प्रेजेंस थी, ये कुछ ऐसे लागे थे, ठीक है ना। तो लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो यही इनके पास तो मुगल्स का कोई नामो निशान भी नहीं था, ठीक है ना।
तो ट्रांसफर मुगल जागीरदार ओडिशा रेवेन्यू कैश यानी कि जो रेवेन्यू लेते थे इन द फॉर्म ऑफ कैश लेते थे। और नोबल्स की अगर हम बात करेंगे तो नोबल्स को इन्होंने जो इनहेरिटेड पोजीशन थी, फॉर एग्जाम्पल जागीरदार में यानी एडमिनिस्ट्रेशन में जो नोबल्स को मिल रही थी, इन्होंने उनको इनहेरिटेड किया यानी उनको वैसे के वैसे रखा। और टैक्स कलेक्शन जो है, टैक्स कलेक्शन इसने इन्होंने इंक्रीज किया था। और रेवेन्यू फार्मर्स को रखे थे। रेवेन्यू फार्मर जो है वो टैक्स लेते थे फार्मर से। अब फार्मर्स इन्होंने जब टैक्स को इंक्रीज किया, अब इन्होंने लोन्स, जो फार्मर्स बेचारे थे, इन्होंने लोन्स लिया था बैंकर्स से, ठीक है ना, लेकिन वो नहीं दे पाए थे जो वापस इन पैसों को नहीं दे पाए, तो फिर उनको लैंड जो है खाली करना पड़ा, ठीक है ना। और इसके अलावा इसमें रिलेशन रखी थी इन तीनों ने क्या किया था, और इन तीनों में से एक जो कॉमन फीचर्स है ये थी कि इन्होंने रिलेशन रखी थी रिच बैंकर्स एंड मर्चेंट्स। इनहेरिटेड पोजीशन दी थी और टैक्स को इंक्रीज किया था, और रिलेशन रखी थी रिच बैंकर्स एंड मर्चेंट्स के लिए। बैंकर्स और मर्चेंट्स के बीच में इन्होंने गुड रिलेशन रखे थे। ये अवध की बात हो रही है, ये हैदराबाद की बात हो रही है, ये जो बात हो रही है ये बंगाल की बात हो रही है, ये तीनों की बात हो रही है, यहां तक क्लियर, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं राजपूत की। अब हम बात करेंगे राजपूत की। देखो राजपूत का मसला क्या था, जो राजपूत थे इन्होंने एक्सेप्ट किया था जिन राजपूतों ने एक्सेप्ट किया था गुड पोजीशन को, इनको मुगल ने क्या किया था, एक अच्छी सी पोजीशन दी थी। यानी कि जिन राजपूतों ने, सॉरी यहाँ पे सुनो मेरी बात, जिन राजपूतों ने एक्सेप्ट किया था मुगल किंगडम को, उनको अच्छा पोजीशन मिली, ठीक है ना। जिन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया तो उनको क्या किया गया, उनको उनके खिलाफ किए गए थे। और जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि कुछ ऐसे भी थे जहां पर राजपूत से फिर शादियां वादियां वगैरह वो धमाधम चल रहा था, तो हम कहानी उसी। अब मारवाड़ की बात करेंगे। मारवाड़ में जब राणा प्रताप 1572 में जब ये राजा आया, इसने रिजेक्ट किया सरेंडर ऑफ दिस मुगल्स को, इसने रिजेक्ट किया है मुगल्स किंगडम। इसने कहा नहीं, मैं अकेला हूं, मैं अलग हूं, मुझे कोई कनेक्शन मुगल्स के साथ नहीं चाहिए, और ना मेरा कोई कनेक्शन मुगल के साथ है। और इसके दो रूलर्स अंबर और जोधपुर जो है, अंबर में कौन था, सवा राजा जय सिंह। इसने क्या किया, इसने सीज किया बंदूक को। और इसी तरह जो जोधपुर था, ये जोधपुर गुजरात, अरिजीत सिंह, इसने सीज किया नागौर को। जब डिक्लाइन हुआ जब मुगल्स का डिक्लाइन हुआ, जो हमारे पास अंबर यानी सवा राजा जय सिंह, सीज किया इसने बंदूक को, सीज नागौर किसने किया, जोधपुर। नागौर किसने किया, अजित सिंह ने, न्यू कैपिटल। इसके अलावा जो सवा राजा जय सिंह है, इसने न्यू कैपिटल जयपुर और सूबेदारी ऑफ आगरा भी क्या किया था, न्यू कैपिटल बनाया था जयपुर, और सूबेदारी कहां लाई थी, और सूबेदारी आगरा में लाई थी। यहां तक क्लियर, होप आपको यहां तक समझ आ चुका होगा, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर यहाँ पे भी मराठा का जो यहाँ से लड़ाई हो रही थी, तो ये था अवध के बारे में, ये था बंगाल के बारे में, ये था राजपूत के बारे में जिन्होंने मुगल किंगडम को एक्सेप्ट किया, उनको गुड पोजीशन दी। जिन्होंने नहीं किया उनको क्या किया गया था। तो अब जो मारवाड़ थे, राणा प्रताप जो 1572 में जब आए, इन्होंने रिजेक्ट किया कि मैं जो मुगल किंगडम है उनका नहीं मानूंगा। अंबर सवा राजा जय सिंह, या जोधपुर की बात करेंगे, अरिजीत सिंह, इसने सीज किया था नागौर को कब किया था, जब ये मुगल्स डिक्लाइन हुए थे, और इसने बंदूक को सीज किया था। अब मराठास की हम आगे चर्चा करेंगे, मराठास और राजपूत का क्या कनेक्शन था, कैसे लड़ाई हो रही थी इनके बीच, वो हम मराठा जब अभी दो हमें और पढ़ने हैं, एक जाटस और राजपूत और मराठास,
इनकी हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। अब सिक्स की बात करेंगे तो आपको मैंने अगर याद होगा जहांगीर के बारे में बताया था, यानी कि जब मुगल्स किंग्स थे, मुगल्स एम्पायर्स थे, जब इन्होंने एक किस हिसाब से एक टेरर के हिसाब से एक खतरे के हिसाब से देखा था जो गुरु जो वहां पे बन गया था अमृतसर में, ठीक है ना, तो गोल्डन टेम्पल उस हिसाब से, मतलब गोल्डन टेम्पल नहीं बना था उस टाइम से, तो लेकिन इसको क्या देखा था, एक टेरर की नजर से देख रहे थे, ठीक है ना। तो सिक्स गुरु गोविंद सिंह, तो फिर जो गुरु गोविंद सिंह और मुगल्स और मराठास के बीच में लड़ाई होती रहती थी। और फिर जब बंदा बहादुर आया, जब बंदा बहादुर ने अपने क्वीनस बनाए थे पहली बार, ठीक है ना, फिर 50 जब हम बात करेंगे 1715 को ये क्या किया गया था, कैप्चर किया गया था। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे 1716 की एग्जीक्यूट किया गया था, और इसने अपना कंट्रोल जो है सतलुज से लेकर जमुना तक बढ़ाया था, ठीक है ना। यहां तक आपको क्लियर, ये था की कहानी थोड़ी सी। लेकिन 18th सेंचुरी में सिनेरियो की कुछ बदल गया। 18th सेंचुरी में उनके दो अलग अलग हो गए, एक थे जट्टा जिसको मसलस कहते थे आगे, और दूसरा था खालसा। अब जट्टा और खालसा में क्या फर्क थी, तो वो जट्टा जो थे या मसलस जो थे इनको ग्रैंड आर्मी मीट्स एट अमृतसर, जो इनके पास भी ग्रैंड आर्मी थी और इनके पास भी वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी खालसा के पास। लेकिन जो इनके पास आर्मी थी वो 2 बार मिलते जाते थे। कहां पे मिल जाते थे? अमृतसर में। कब कब? दिवाली पे, और जब बैसाखी होती थी तब दिवाली पे मिल जाते थे और बैसाखी पे मिल जाते थे। और क्या करते थे? डिसीजन लेते थे, उसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ द गुरु, रिजोल्यूशन ऑफ द गुरु, गुरमथास क्या करते थे? डिसीजन लेते थे। कहां पर? दिवाली अमृतसर में। कब कब? दिवाली जब होती थी और जब बैसाखी होती थी। रिजोल्यूशन ऑफ द गुरु, गुरमथास, और राखी सिस्टम इन्होंने क्रिएट किया था। अब जो खालसा थे, खालसा वाले थे, ये इंस्पायर्ड बाय द गुरु गोविंद सिंह, ये इंस्पायर्ड हुए थे गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। और राज करेगा खालसा, इनका डेस्टिनेशन, उनका मकसद, उनका ये दिमाग में था कि राज करेगा खालसा। और ये लड़ते रहते थे मुगल्स के साथ, वो अहमद शाह अब्दाली के साथ। और इन्होंने फिर अपने क्वीन 1765 में अगेन किए थे। और अपना इस तरीके से ये वो मजबूत थे, कौन? खालसा वाले। और अगर हम 19th सेंचुरी की बात करेंगे तो इंडस से लेकर जमुना तक इनका जो राज बढ़ता गया। फिर महाराजा रंजीत सिंह ने क्या अपना कैपिटल जो था वो लाहौर 1799 में लेके आए। और इसके अलावा फिर लड़ाई हुई थी। फिर जब यहाँ पे सिख रूल जम्मू कश्मीर में भी नाफिज हुआ था 1846। ये थी कहानी अवध के बारे में हमने पढ़ा, ये थी कहानी जो बंगाल के मुताबिक हमने पढ़ा, ये थी कहानी जो राजपूत के मुताबिक पढ़ा, ये थी कहानी जो सिख्स के मुताबिक पढ़ा, जो यहाँ पर लड़ाई चल रही थी। ये फिर दो जत्था और खालसा में अलग अलग से यहाँ पर आर्मीज हो गए। फिर रिजोल्यूशन ये क्या कर रहे थे, दो दिवाली और बैसाखी में मिल जाते थे। और ये क्या कर रहे थे, गुरु गोविंद से वो राज करेगा खालसा, इससे चला था। अब हमारे पास रह गया मराठा और जाट्स, वो हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, स्टडी प्लेटफॉर्म। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद और आज हम देखेंगे 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन का लास्ट लेक्चर, द मराठास एंड जाट्स। यानी कि पिछले 2 लेक्चर्स में अगर आपको याद होगा हमने किन के मुताबिक पढ़ा था, हमने इस एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक पढ़ा था। क्या हुआ था ऐसा कि जो मुगल्स किंगडम थे वो डिक्लाइन होने लगे थे। जो औरंगजेब की जो पार्टी थी, जो औरंगजेब की हुकूमत थी, जो औरंगजेब का रूल था, वो क्यों डिक्लाइन हुआ था वो हमने देखा था। फिर मैंने आपको उसी लेक्चर में बताया था इमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट्स, न्यू स्टेट्स कैसे क्रिएट हुए थे। मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे थे जो लिंक्ड थे मुगल्स किंगडम के साथ, लिंक थी उनकी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हैदराबाद की बात हमने की थी, जैसे कि अवध की बात हमने की थी, जैसे कि बंगाल की बात हमने की थी। ये वो स्टेट्स थे जिनको अभी भी लिंक थी किनके साथ? मुगल्स के साथ। फिर हमने बात की थी किसके बारे में? राजपूत के बारे में। उनके साथ कोई लिंक नहीं थे, ये इंडिपेंडेंट थे, ठीक है ना। राजपूत के बारे में हमने पढ़ा था,
ठीक है ना। तो राजपूत अलग थे। फिर हमने देखा था सिख के बारे में, सिख कम्युनिटी यानी कि सिख स्टेट, गुरु गोविंद सिंह के बारे में। उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि जब मुगल्स का दौर होता, मतलब जब मुगल्स का दौर चल रहा था, उस टाइम जो गुरु गोविंद सिंह, उसकी लड़ाई हो रही थी कंटिन्यूस, मराठास के साथ और मुगल्स के साथ कंटिन्यू चल रही थी लड़ाई। और फिर अनंत सिंह, फिर जो उनके बहादुर आए, ठीक है ना, तो कोई न इसने बनाए थे। फिर आगे आगे मैंने वो कहानी आपको बताया था, वहां पे 2 तरह के आदमी फिर प्रेजेंट हुए। एक वो जो खालसा वाले जो कह रहे थे राज करेगा खालसा, दूसरा वो जो 2 जगह, जो 2 दिनों पे मिलते थे, एक बैसाखी पे और दूसरा दिवाली पे और इस पे बैसाखी पे मिल जाते थे। तो वो फिर मैंने बताया था आपको महाराजा रणजीत सिंह के बारे में कि उसने जो है अब्दाली के साथ भी लड़ा और फिर 6-7 इयर्स फिर सिख रूल हुआ था यहाँ पर कश्मीर में। तो अब हम बात करेंगे मराठास के बारे में और जाट्स के बारे में। इसी के साथ ये आज का लेक्चर जब खत्म हो जाएगा, तो इसी के साथ आप 7th का भी हिस्ट्री पोर्शन खत्म हो जाएगी। और देखो मराठा की अगर हम बात करेंगे तो मराठा क्या थे? मराठा एक सेटेबल किंगडम थी। मराठा एक सेटेबल किंगडम था। किसके अंडर? अंडर शिवाजी। 1627 से लेकर 80 तक सेटेबल किंगडम था। मराठा किंगडम जो था सेटेबल किंगडम था अंदर शिवाजी, क्योंकि इसको हेल्प मिल रही थी पीजेंट्स और पोस्ट लिस्ट यानी कुंभस की मदद से और पीजेंट्स की मदद से। यानी ये एक ऐसा रूलर था जिसने अच्छा किया था पीजेंट्स के साथ और प्रोस्टलिक्स कुंभस के साथ, और इसकी वजह से उसको हेल्प मिल रही थी, ठीक है ना। और इसको बैकबोन ऑफ आर्मी भी कहते थे। जब भी कोई मसला होता था, जब भी कोई मुश्किलात होती थे, ये इनको बुलाते थे, ठीक है ना। तो इससे एक इसकी जो किंगडम थी वो स्ट्रांग बन रही थी। और जब इसकी डेथ हुई अंडर शिवाजी की जब डेथ हुई थी, और इसके बाद यहाँ पे आया चंट ब्रह्मनास, जिसने मालवा गुजरात अपने अंडर किया। उसके अलावा बहुत सारे अपने टेरिटरी को बढ़ाया इसने, और सर्वड बास शिवाजी। और ये क्या था? ये मतलब इसके बाद जो ये बॉस ऑफ शिवाजी यानी पेशवा बन गया, यानी कि प्रिंसिपल मिनिस्टर बन गया, ठीक है ना। जब इसकी डेथ हुई, किसकी डेथ हुई? शिवाजी की डेथ हुई। फिर यहाँ आ जाता है बालाजी विश्वनाथ के बाद आता है ब्रिजराव बल्ला को क्या कहते हैं? ब्रिजराव फर्स्ट भी कहते हैं, या बालाजी विश्वनाथ या ब्रिजराव बल्ला, ठीक है ना। इसने क्या किया था? जो ब्रिजराव बल्ला थे उसने शादी की थी किससे? काशीबाई से। तो इसके 4 सन थे। उसके कितने सन से? 4 सन थे। 2nd और 4th जो सन है वो उनकी डेथ हुई थी। दोनों की क्या हुई थी? डेथ हुई थी। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है कौन? 2nd और 4th की डेथ हुई थी। और फर्स्ट जो था नाना साहेब और 3rd जो था रंगनाथ राव। और जो बालाजी विश्वनाथ है, बालाजी विश्वनाथ की बात करेंगे, या ब्रिज रॉय बल्ला की बात करेंगे, या ब्रिजराव फर्स्ट की बात करेंगे, ठीक है ना। तीनों इसी के नाम है। बालाजी विश्वनाथ की बात करेंगे, या बिजराव बल्ला की बात करेंगे, या बिजराव फर्स्ट की बात करेंगे। इसकी मैरी हुई थी काशीबाई से। और फिर जो बालाजी विश्वनाथ है उसकी लावर थी कौन से? मस्तानी क्या थी? इसकी लावर थी। अब उसके एक सन थे शमशीर बहादुर, ठीक है ना, शमशीर बहादुर। और इसके अलावा फिर मराठास ने भी यहाँ पे रेड किया। कहाँ पे? जहाँ पे मैंने आपको बताया था राजपूत किंगडम चल रहा था, है ना, राजपूत किंगडम चल रहा था। 1737 में इन्होंने क्या किया था? दिल्ली पे रेड किया, और राजस्थान, पंजाब, बंगाल और उड़ीसा, इन सबों जगहों पे इन्होंने राज किया था। किसने राज किया था? मराठास ने राज किया था। होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि मराठा सेटेबल किंगडम था अंदर शिवाजी। और क्यों ये थी? क्योंकि इसको हेल्प मिलती थी प्रेजेंट से और प्रोस्टलिस्टिक
कुंभल से और बैकबोन ऑफ द आर्मी भी कहते हैं। और जब डेथ होती है चिंट पवान बहामास यहाँ पे प्रिंसिपल मिनिस्टर बन जाते हैं। और 1737 इसी के बाद राजस्थान, पंजाब, बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटका एंड तेलुगु, ये सारे कंट्री जो हैं, ये सारे जो कंट्रीज मतलब फॉर एग्जांपल उस टाइम के, यानी कि ये जो रीजन्स हैं ये किसके अंडर आ जाते हैं? ये आ जाते हैं अंडर मराठास रीजन, ठीक है ना। अब तो ये क्या कर रहे हैं, इन पे ये डायरेक्ट हुकूमत नहीं कर रहे थे। जब इन्होंने यहाँ पे रेड करना स्टार्ट कर दिया, आगे आगे क्या किया, इन्होंने पे ट्रिब्यूट किया, इनको बताया कि मुझे आप क्या करो, मुझे आप पे दे दो, आप टैक्स दे दो, ठीक है ना। लेकिन मिलिट्री कंपेनियन जो थे ये होस्टाइल मराठास, यानी कि मराठास के मतलब जलते थे, उनसे जलते की क्या कह सकते हैं, इनके अपोजिट थे, उनके क्या थे, अपोजिट थे, ठीक है ना। तो यहाँ से स्टार्ट होता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में क्या होता है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। देखो यहाँ पे फीचर्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे इनकी फीचर्स, मराठास की फीचर्स की बात करें, एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था। इवन कि इनके पास मिलिट्री जो थी वो भी मतलब बहुत बढ़िया मिलिट्री थी, इनके पास बहुत बढ़िया मिलिट्री थी इनके पास। इसके अलावा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था। रेवेन्यू एग्रीकल्चर, इन्होंने क्या किया, रेवेन्यू को बढ़ाया। कैसे बढ़ाया, इन्होंने एग्रीकल्चर पे अपना जो पूरा कोई ध्यान दिया। जब एग्रीकल्चर बढ़ गया, उस टाइम का एग्रीकल्चर ही सब कुछ था, क्योंकि प्राइमरी में आज भी देखा जाए तो प्राइमरी कमर्शियल में जाता है वो एग्रीकल्चर ही, ठीक है ना। उस टाइम के एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा रोल अदा करता था। और एग्रीकल्चर पे इन्होंने वर्क किया तो रिसोर्स यहाँ पे बढ़ रहे थे। जब रिसोर्स बढ़ रहे थे और मिलिट्री जो कंपेनी से मिलिट्री का जो प्रभाव था वो भी बढ़ रहा था, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन बन रहा था। यहाँ पे न्यू ट्रेड रूट्स इन्होंने खोले। जब इन्होंने तो ट्रेड करना आसान हो गया। जब ट्रेड करना आसान हो गया तो ये भी एक बेनिफिट था इनके लिए, मराठास के लिए। इसके बाद हम आते हैं जाट्स पे, ठीक है ना। जाट्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इनका लीडर जो था, खुरामान जो था, वेस्ट ऑफ सिटी दिल्ली पे इसने क्या किया था, कंट्रोल किया था, यहाँ तक कंट्रोल किया था। और पारपीरियस एग्रीकल्चर, इसने भी एग्रीकल्चर जो है ना इसको बढ़ाने की कोशिश की, ठीक है ना। क्योंकि एग्रीकल्चर उस टाइम का एक कमांडर रोल प्ले करता था, एग्रीकल्चर बढ़ जाता था। जब एग्रीकल्चर बढ़ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रिसोर्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा आएंगे। जब रिसोर्स ज्यादा से ज्यादा आएंगे, ये पे कर सकते हैं किनके, मुलाजिमों को ये पे कर सकते थे, ठीक है ना। किन को कर सकते थे, मिलिट्री को। जब मिलिट्री को पे कर सकते, जब एक स्ट्रांग मिलिट्री होगी किसी की स्ट्रांग मिलिट्री जब होगी, जब स्ट्रांग आर्मी आ जाएगी, स्ट्रांग मिलिट्री आ जाएगी, तो सिंपली एडमिनिस्ट्रेटिव जो होगा वो भी क्या होगा, वो भी इफेक्टिव होगा, वो भी बहुत बेहतर होगा। इसके बाद आ जाता है सूरजमल जो है ना सूरजमल के दौरान जब सूरजमल प्रेजेंट था तो जो भारतपुर था ये स्ट्रांग स्टेट माना जाता था। इसके बाद इसका सन आ जाता है जवानी शाह के पास कम से कम 30,000 ट्रूप्स थे। कितने, 30,000 ट्रूप्स थे। और 20,000 इन्होंने हायर किया थे कहां से, मराठा से। और 50,000 ट्रूपर्स इन्होंने हायर किए थे किससे, सिख से हायर किए थे। और 20,000 इन्होंने मराठा से हायर किए थे। 30,000 ट्रूपर्स उनके पास खुद थे। और किस लिए ये सारा कुछ किया था, इसलिए किया था ताकि ये किन से फाइट कर सके, फाइट अगेंस्ट द मुगल से लड़ सके। अब देखो अगर हम सूरजमल की बात करेंगे, ये इसका जो कंट्रोल था वो राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, ठीक है ना, दिल्ली, इन सब जगहों पे इसका कंट्रोल भी रहा था। अगर हम दिल्ली की बात करें, इसके बाद इन्होंने नंबर ऑफ फोर्ट्स को बनाया है। और इसके अलावा लोहागड़ा फोर्ट भारतपुर में भी बनाया है। किसके द्वारा बनाया गया था, सूरजमल के द्वारा बनाया गया था। यहां तक क्लियर, आपको समझ आ गया होगा। मराठा के बारे में हमने पढ़ा कि मराठा किंगडम क्यों इफेक्ट रही, क्यों एडमिनिस्ट्रेशन मिलिट्री उसकी बढ़ गई, क्योंकि एग्रीकल्चर अच्छा हुआ था और न्यू ट्रेड रूट्स बन गए थे। और जाट्स का लीडर हमने जो हम पढ़ा। तो इसके साथ ही जो मराठास और जाट्स ये खत्म हो रहा है। दैट मीन्स कि जो हमारे पास जो क्लास
7th की हिस्ट्री है वो खत्म हो गई है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, करेंगे स्टार्ट हिस्ट्री क्लास 8th की। तब तक बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, स्टडी प्लेटफॉर्म अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।